नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जनवरी 1985 की सुबह लंदन के न्यूहम में हल्की बारिश हुई थी। इलाके का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया था और ऐसे ठंडे मौसम में भी तारिक सिद्दीकी नाम का एक माली रोज की तरह एक घर के गार्डन में अपना काम कर रहा था। लंदन के सबसे पॉश इलाके में बना ये आलीशान घर एक पाकिस्तानी का है जो पिछले कई दशकों से यूके में रह रहा है। आज की सुबह इस पाकिस्तानी के घर में 3 काले रंग की गाड़ियां प्रवेश करती हैं। इन गाड़ियों के अंदर घुसते ही बगीचे में काम कर रहा तारिक बहुत ही हड़बड़ी में अपने औजार नीचे फेंक देता है, अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी और पेन निकालता है और फिर कांपते हुए हाथों से इन गाड़ियों के नंबर नोट करने में लग जाता है। इन गाड़ियों में से कुछ लोग अपने अपने बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे उतरने लगते हैं और फिर एक एक कर घर के मालिक को गले लगाने के बाद घर के अंदर चले जाते हैं। उधर बगीचे से दृश्य देख रहा तारिक इन लोगों के चेहरे को देखने का प्रयास करता हुआ अभी भी अपनी डायरी में कुछ लिखे जा रहा है। दोपहर के 3 बजे तक इस घर में आए ये सारे मेहमान वापस लौट चुके थे कि तभी तारिक घर के मेन गेट से बाहर निकलता है और दाएं बाएं देखता हुआ आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। कोई 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक पार्क के अंदर घुस जाता है और कुछ चक्कर लगाने के बाद एक बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाने के बाद तारिक नाम का एक पाकिस्तानी अपनी जेब से एक माचिस की डब्बी निकालता है और फिर नीचे झुक टेप के एक टुकड़े से इस डब्बी को बेंच के नीचे चिपका देता है। बहुत ही हड़बड़ी में ऊपर उठने के बाद वो एक बार फिर चारों तरफ नजरें घुमाता है और फिर एक सफेद रंग की चौक से बेंच के ऊपर कई जगह क्रॉस के निशान बना देता है। कुछ और मिनट इस बेंच पर बिताने के बाद तारिक पार्क से बाहर निकलता है और पास से स्थित पीसीओ से एक नंबर डायल करता है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है वो तुरंत फोन काट बहुत ही हड़बड़ी में यहां से निकल जाता है। जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में भी तारिक के माथे से पसीनों का झरना बह रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो जानता था कि यदि वो पकड़ा गया तो उसे बहुत ही बुरी मौत नसीब होगी। उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के बावजूद भी वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW के लिए काम कर रहा था। तारिक जिस पाकिस्तानी के घर में माली का काम कर रहा है उसका नाम है अब्दुल खान। ISI के लिए काम करने वाला एक धनवान जिहादी जो पिछले कई सालों से लंदन में बैठा भारत के अंदर आतंक का खूनी खेल खेलता आ रहा है। यूके में रहने वाले कुछ खालिस्तानियों को पैसे खिला पंजाब के गरीब बेरोजगार नौजवानों को देशद्रोही बना रहा है। लेकिन खान के पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। लंदन की धरती से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ISI के इस गुर्गे को जरा सी भी भनक नहीं थी कि R&AW उसके घर के अंदर घुस चुकी है। अपनी हर सांस हिंदुस्तान के खिलाफ लेने वाला ये पाकिस्तानी नहीं जानता था कि 3 साल के अंदर अंदर वो और उसका शैतानी नेटवर्क दोनों ही इस दुनिया में नहीं होंगे। इधर वो अपने इस आलीशान घर में ISI के साथ भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था और उधर उसका सर्वनाश करने के लिए R&AW के कुछ राष्ट्रवादी जासूस एक कोवर्ट मिशन को अंजाम दे रहे थे। मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्वदेश।
हर सुबह की तरह आज भी पेरिस के 100 साल पुराने कैफे डे फ्लोर के अंदर टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति लॉरेन फाबियस की भारत यात्रा के बारे में बताया जा रहा था। उधर भारत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और फ्रेंच राष्ट्रपति उन्हीं के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हुए थे। इस कैफे में मौजूद ज्यादातर लोगों की नजरें टीवी के ऊपर गड़ी हुई थी, सिवाय एक आदमी के। सबसे कोने वाली टेबल पर बैठा ये भारतीय पिछले 2 घंटे से कॉफी पीता हुआ अपने सामने पड़ी एक रिपोर्ट में खोया हुआ है। रिपोर्ट जिसके अंदर लिखी बातों ने इसे पिछली सारी रात जगाकर रखा था। कैफे डे फ्लोर के अंदर बैठे इस भारतीय का नाम है संजीव जिंदल और ये पेरिस में एक्टिव R&AW का एक अंडरकवर सीनियर एजेंट है। एजेंट जिंदल अभी कुछ दिन पहले ही लंदन होकर आए थे, जहां उनकी मुलाकात क्लार्क ली नामक एक ब्रिटिश सिविल अधिकारी से हुई थी। लंदन के इमिग्रेशन ऑफिस में काम करने वाले क्लार्क ली को अभी कुछ महीने पहले ही एजेंट जिंदल ने अपना एसेट बनाया था। क्लार्क का काम लंदन से ऑपरेट करने वाले भारत विरोधी तत्वों के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर पेरिस में एजेंट जिंदल तक पहुंचाना था और अपनी आखिरी रिपोर्ट में उसने अब्दुल खान के ऊपर इंटेलिजेंस भेजी थी। पाकिस्तानी मूल का एक अतिवादी जो पिछले कई सालों से ब्रिटिश धरती का इस्तेमाल कर भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा था। क्लार्क की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों से अब्दुल खान भारत से आए खालिस्तानी भगोड़ों और कुछ स्थानीय नेताओं को ISI से मिलवा रहा था। ये सभी मुलाकात उसके न्यूयॉर्क स्थित घर पर हुआ करती थीं और हर मुलाकात के कुछ ही हफ्तों के अंदर पंजाब में कोई न कोई आतंकी हमला जरूर हुआ करता था। इस रिपोर्ट में 9 दिसंबर 1983 के दिन क्लार्क द्वारा ही भेजा गया चेतावनी से भरा एक मेमो भी शामिल था। आजकल अब्दुल खान ISI द्वारा भर्ती किए गए BN संधू नामक एक भारतीय से लगभग रोज मिल रहा है और मेरे अनुसार इन मीटिंग्स का केवल एक ही मतलब हो सकता है, ये लोग भारत के विरुद्ध कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ एजेंट जिंदल का मन गुस्से और कुंठा से भर उठा था। वो पिछले काफी समय से अब्दुल खान के ऊपर रिपोर्ट्स नई दिल्ली भेज रहे थे, लेकिन वहां बैठे बाबू और नेताओं के कानों पर एक जूं तक नहीं रेंग रही थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि भारत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग विदेशी धरती पर कोवर्ट ऑपरेशंस करने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। ऐसे में अब्दुल खान के इस अत्यंत शक्तिशाली नेटवर्क का सर्वनाश आखिर कैसे किया जा सकता है? पिछले कई महीनों से सवाल उन्हें रातों को चैन से सोने नहीं दे रहा था। दिसंबर का महीना खत्म होने को आ रहा था। राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बने 3 महीने हो चले थे और उनकी सरकार अभी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में एक सुबह R&AW के हेडक्वार्टर्स में अनुज भारद्वाज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। R&AW के इस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जासूसी की दुनिया का पॉप स्टार कहा जाता था। भारत और यूरोप की जियोपॉलिटिक्स पर महारत रखने वाले भारद्वाज आज की सुबह एजेंट जिंदल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार BN संधू नाम का एक खालिस्तानी नेता जिसके ऊपर भारत में कई मुकदमे दर्ज थे, लंदन भाग चुका था। यूके की सरकार ने उसे राजनीतिक आश्रय दे दिया था और अब वो ISI और अब्दुल खान के साथ मिल भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम कर रहा था। इनमें से एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ समय पहले संधू अचानक ही गायब हो गया था और पूरे 2 महीने R&AW के रडार से दूर रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही लंदन में वापस प्रकट हुआ था। इन रिपोर्ट्स में मौजूद क्लार्क ली के एक मेमो के अनुसार ये 2 महीने संधू ने इस्लामाबाद में बिताए थे। इस मेमो को पढ़ ऑफिसर भारद्वाज के शरीर में कंपकपी सी दौड़ जाती है और वो एजेंट जिंदल को तुरंत नई दिल्ली आने के लिए कहते हैं। जिंदल यार, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, ये बताओ कि प्लान क्या है? प्लान सर, हमें कुछ भी करके संधू को ट्रैप करना होगा। अगर उसके जैसा इंसान ISI और पाकिस्तान आर्मी के हत्थे चढ़ गया तो हमारे लिए बांग्लादेश जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। एजेंट जिंदल का ये जवाब सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद भारद्वाज कहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ब्रिटिश सरकार ने उसे पाकिस्तान जाने की अनुमति दे कैसे दी। क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान एक भस्मासुर को जन्म दे रहा है?
सर, इन अंग्रेजों को काफी समय से ये बात पता है कि पाकिस्तान उनकी धरती से भारत में आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और इसको लेकर मेरी कुछ MI5 के ऑफिसर से कई बार बात भी हुई है। उन्हें लगता है कि ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर रहे और इसीलिए भारत सरकार की प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। ये सुन थोड़ी देर अपना सर निराशा में हिलाने के बाद भारद्वाज जिंदल से पूछते हैं, तो तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि ISI ही संधू को ऑपरेट कर रही है? यस सर, मेरे इंटेलिजेंस के अनुसार खुद ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान व्यक्तिगत रूप से संधू को सुपरवाइज कर रहा है। सर, क्लार्क ली नियमित रूप से मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है एंड बिलीव मी, अब्दुल खान और संधू के इस गठजोड़ ने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। R&AW के इन दोनों स्पाइस को बातें करते कई घंटे हो चले थे। लंच का समय बीत चुका था कि तभी भारद्वाज के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनने के लिए जिंदल के कान बुरी तरह तरस रहे थे। तो इन हरामियों के लिए तुम कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहते हो? प्लान क्या है तुम्हारा? अपने बॉस के मुंह से सुनहरे शब्द सुन एक लंबी सांस लेने के बाद एजेंट जिंदल अपना प्लान सुनाना शुरू करते हैं। सर, मुझे एक स्मार्ट सा एजेंट चाहिए जिसे हमारी लंदन एम्बेसी में अंडरकवर पोस्ट किया जाएगा और ये एजेंट ही हमारे ब्रिटिश एसेट क्लार्क ली के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा। सर, इस ऑपरेशन की टारगेट लोकेशन लंदन होगी और पेरिस को हम अपना इंटेलिजेंस सब स्टेशन बनाएंगे। ऑपरेशन की ज्यादातर प्लानिंग और मीटिंग्स यहीं पर की जाएंगी। अगले 3 घंटे एजेंट जिंदल से उनका पूरा प्लान सुन भारद्वाज काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्त नहीं होने देते। तुम्हारा ये प्लान तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन ये बताओ कि इस ऑपरेशन के लिए कोई नाम भी सोचा है? नहीं सर, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि नामकरण आप करें। एजेंट जिंदल से सुन कई मिनट तक कुछ सोचने के बाद ऑफिसर भारद्वाज कहते हैं, ठीक है तो फिर विल कॉल इट स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश का शंखनाद हो चुका था। जिंदल पहले उस एजेंट को आइडेंटिफाई कर चुके थे जिसे लंदन एम्बेसी में पोस्ट किया जाना था। R&AW के इस स्पाई को कोड नेम दिया गया था मोहन नारायणन। भारद्वाज ने खुद इस एजेंट को अपने हाथों से ट्रेन किया था और ये दोनों प्राग में कई कोवर्ट ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके थे। जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाओं में महारत रखने वाले नारायणन को तुरंत प्राग से लंदन जाने का आदेश दे दिया जाता है। ऑपरेशन स्वदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन और दूसरा कोवर्ट ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस इकट्ठा कर उसे एनालाइज करने की जिम्मेदारी क्लार्क ली और मोहन नारायणन को सौंपी गई थी। वहीं कोवर्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट और सुपरवाइज करने का जिम्मा एजेंट संजीव जिंदल के कंधों पर था। जनवरी के आखिरी हिस्से में एक दिन एजेंट जिंदल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित कैफे आइडा में बैठे हुए थे। अपने स्वभाव के ठीक उलट आज काफी ज्यादा नर्वस दिख रहे एजेंट जिंदल यहाँ अपनी एक बहुत पुरानी इन्फॉर्मर सोफी नॉर का इंतजार कर रहे थे। वियना के एक NGO में काम करने वाली ऑस्ट्रियन नागरिक सोफी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई थी और करीब 3 साल पहले वियना में हुई एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एजेंट जिंदल से मिली थी। सोफी साउथ एशिया के ऊपर अच्छा खासा ज्ञान रखती थी और पाकिस्तान की कट्टर आलोचक भी थी और उसकी इन्हीं 2 बातों ने पहली मुलाकात में ही एजेंट जिंदल का मन जीत लिया था। सोफी भी जिंदल की राजनीति, आतंकवाद और शीत युद्ध के ऊपर नॉलेज की कायल हो गई थी और इसीलिए जिंदल ने बिना कोई समय गंवाए उसे R&AW के एक सबकॉन्शियस एसेट के तौर पर भर्ती कर लिया था। सबकॉन्शियस एजेंट ऐसे पुरुष या महिला को कहा जाता है जिससे उसके अपने नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के विरुद्ध काम करवाया जा रहा हो और सोफी को ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिवेट किया गया था। अस्सी और 90 के दशक में यूरोप में एक्टिव सैकड़ों R&AW एसेट्स की तरह सोफी को भी मोल्स को पैसे ट्रांसफर करने, नए एसेट्स को ट्रेन और हैंडल करने जैसी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। लेकिन आज वर्तमान में एजेंट जिंदल और सोफी का रिश्ता काफी ज्यादा बदल चुका था। पिछले 2 सालों में इन दोनों के बीच एक बार भी बात नहीं हुई थी। दो साल पहले एजेंट जिंदल वियना में एक्टिव थे और एक दूसरे नाम से जाने जाते थे।
इस दौरान उन्होंने आसिफ नामक एक पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई किया था जो ऑस्ट्रिया के स्टीरिया नामक शहर में रहकर भारत में आतंकवाद फाइनेंस करने का काम किया करता था। कुछ महीने सर्वेलेंस करने के बाद जिंदल इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आसिफ की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसके लिए नरकलोक का टिकट काटना होगा। आसिफ को मार्क करने के बाद एजेंट जिंदल सोफी को एक्टिवेट कर देते हैं। अब सोफी को एक महिला एसेट के रास्ते आसिफ को ट्रैप करना था और एमिलिया कोड नेम वाली इस महिला एसेट को ट्रेन और हैंडल करने का काम उसी के जिम्मे था। स्पाई टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के ऊपर चली कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सोफी उस बार में आना जाना शुरू कर देती है जहां आसिफ हर रात आया करता था। ट्रेन करने के अलावा सोफी ने एमिलिया की लुक्स पर भी काफी काम किया था। उसके बाल जो पूरी तरह भूरे थे उन्हें काला कर दिया गया था। उसकी नीली आंखों में भूरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए गए थे और एक डाइट एक्सपर्ट की मदद से उसका वजन भी काफी कम करवा दिया गया था। औरतों और शराब का बहुत ज्यादा शौकीन आसिफ एक रात स्टीरिया के ग्राज इलाके में स्थित प्रोपेलर बार में प्रवेश करता है और जैसे ही ड्रिंक ऑर्डर करने काउंटर पर जाता है तो उसकी नजर वहां अकेले बैठी हुई अत्यंत सुंदर एमिलिया पर पड़ती है। एमिलिया भी इस हट्टे कट्टे पाकिस्तानी नौजवान को देख मुस्कुराने लगती है। ये नौजवान भी उसके लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर अगले कई घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगे रहते हैं। रात के करीब 2 बजते बजते आसिफ ठीक ठाक नशे में आ चुका था और अब एमिलिया भी अपने घर जाना चाहती थी। आसिफ उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर देता है और वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को छूने से नहीं रोक पाते। अभी आसिफ एमिलिया को किस कर ही रहा था कि तभी उसको पीछे हटाते हुए वो उससे कहती है, गाड़ी में सब कुछ करोगे क्या? कहीं और चलते हैं ना। इसके बाद आसिफ एमिलिया को अपने घर ले आता है और उसके लिए ड्रिंक्स तैयार करने में लग जाता है। ड्रिंक्स मैं बना लूंगी, आप प्लीज कुछ खाने को ले आओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। अपने पेट को पकड़े मासूम आवाज में एमिलिया ये कहती है और आसिफ खुशी के मारे उछलता हुआ फटाफट किचन के अंदर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद जब आसिफ किचन से बाहर निकलता है तो अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए एमिलिया उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के बैठी होती है। ये देखते ही आसिफ एक बंदर की तरह छलांग मार पलंग के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही एमिलिया को किस करने की कोशिश करता है वो अपना ग्लास उसके होंठों से लगा देती है और काम की भूख में अंधा हो चुका आसिफ एक घूंट में पूरी ड्रिंक खाली कर एमिलिया के साथ हम बिस्तर हो जाता है। सुबह के लगभग 4 बजे एमिलिया बिस्तर से उठती है, अपने कपड़े पहनती है और फिर सबसे पहले आसिफ की नब्ज चेक करती है जो पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। इसके बाद वो एक कपड़े से इस घर की हर उस चीज को साफ करने में लग जाती है जिसे उसने गलती से भी छुआ था। लगभग 4:30 बजे स्कार्फ ओढ़े एमिलिया आसिफ के घर से बाहर निकलती है और थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रही सोफी के साथ एक गाड़ी में बैठ यहां से गायब हो जाती है। ये विदेशी धरती पर R&AW का एक ब्लैक ऑपरेशन था जिसमें एक महिला एसिड का इस्तेमाल कर टारगेट को जहर देकर खत्म किया गया था। अब यह ऑपरेशन तो सफल रहा था लेकिन जिंदल की समस्या ये थी कि उन्होंने इस ऑपरेशन को बिना ऊपर से परमिशन लिए अंजाम दिया था। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल इस ऑपरेशन की खबर नई दिल्ली तक पहुंच ही जाएगी और जब ऐसा होगा तो उन्हें फील्ड से हटा हमेशा हमेशा के लिए एक डेस्क के पीछे बिठा दिया जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनको नहीं बल्कि उनके देश को होगा। अब ये सब होने से रोकने का जिंदल के सामने केवल एक ही मार्ग था, आसिफ और खुद के बीच हर प्रकार के कनेक्शन को पूरी तरह मिटा देना। इसीलिए वो अपने उस समय की आइडेंटिटी को नष्ट कर एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं और सोफी को बिना बताए रातों रात वियना से गायब हो जाते हैं। आज वियना के इस कैफे में सोफी का इंतजार कर रहे जिंदल की आंखों के सामने ऑस्ट्रिया का वो पूरा ऑपरेशन फ्लैश कर रहा था।
जब वो यहाँ आएगी तो मैं उससे क्या कहूंगा और किस मुंह से कहूंगा। अभी जिंदल ये सोच ही रहे थे कि तभी अपने कंधे पर डिजाइनर पर्स टांगे सोफी कैफे में प्रवेश करती है और सीधा जिंदल की टेबल पर आकर बैठ जाती है। तो तुम्हारे सोशलिस्ट लीडर को आखिर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिल ही गया। अभी सोफी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि जिंदल उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन क्रीजगी ने ऑस्ट्रिया के लिए बहुत कुछ किया है। जिंदल को फटाक से वापस उत्तर देते हुए सोफी उनसे कहती है, आज हमारे देश में जो थोड़ी सामाजिक समानता है ना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। असल में ये दोनों ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर ब्रूनो क्रीजगी की बात कर रहे थे, जो पिछले 13 सालों से अपने इस पद पर आसीन थे। तुमने मुझे यहाँ क्रीजगी और नेहरू की बातें करने के लिए बुलाया क्या? ये कहते हुए सोफी एक सिगरेट जलाती है और फिर गुस्से से लाल अपनी आंखों से जिंदल को घूरने लगती है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार सोफी, गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी जिंदल की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेज पर आगे की तरफ झुकते हुए सोफी कहती है, तो क्या लगा था तुम्हें? तुम 2 साल बाद एक दिन अचानक मुझे मिलने के लिए बुलाओगे और मैं तुम्हें गले लगा लूंगी? सच बताऊं तो अब मैं शायद तुम्हें जानती ही नहीं हूं। मुझे नहीं पता संजीव कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। भावुक हो रही सोफी के शब्द सुन जिंदल चुप बैठने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एसेट्स को डंप करना उनके काम का हिस्सा था और वो ऐसा पहले कई बार कर चुके थे, लेकिन डंप किए गए एक सबकॉन्शियस एजेंट को दोबारा एक्टिवेट करना, ये उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। देखो संजीव, मैं खुद एक प्रोफेशनल हूं और तुम्हारे प्रोफेशन की मजबूरियों को समझती हूं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलो। थोड़ी देर तक एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करने के बाद आखिर जिंदल काम की बात पर आ ही जाते हैं। तुम्हें हरप्रीत आहूजा के बारे में कुछ पता है? आजकल वो कहाँ है और क्या कर रहा है? हाँ, वो इंडियन, वो तो हमारे एनजीओ में काम करता था, लेकिन 1 साल पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। तुम्हें उससे क्या काम है? सोफी प्लीज कुछ भी करके मेरे लिए उस आदमी को ढूंढ निकालो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। नरमी से भरी आवाज में कहते हुए जिंदल $10,000 से भरा एक लिफाफा टेबल के ऊपर रख देते हैं। डोंट वरी संजीव, वो हरप्रीत मुझे बहुत पसंद करता था। ये कहते हुए सोफी जिंदल की तरफ आंख मारती है और टेबल पर पड़े उस लिफाफे को उठा वहां से चली जाती है। कुछ क्षण उसको जाते हुए देखने के बाद जब जिंदल की नजरें वापस टेबल पर आती हैं तो सोफी के कप के नीचे एक कागज का टुकड़ा रखा होता है, जिसके ऊपर उसके घर का फोन नंबर लिखा हुआ था। सोफी के साथ हुई इस मुलाकात के 2 दिन बाद जिंदल पेरिस वापस आ जाते हैं और सबसे पहले ऑपरेशन स्वदेश की लंदन टीम को फोन करते हैं। नारायणन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अब्दुल खान के घर पे काम करने वाले माली तारिक सिद्दीकी को अपने मालिक से गद्दारी करने के लिए तैयार कर लिया है, और वो भी एक बहुत ही मामूली रकम के बदले। नारायणन और क्लार्क की ये चाल खान संधू नेक्सस के ऊपर एक कड़ा प्रहार साबित होने वाली थी। डिफेक्ट होने के केवल कुछ ही दिनों के भीतर तारिक कुंटलों के हिसाब से इंटेलिजेंस उपलब्ध करा चुका था। इंटेलिजेंस जिसमें खान के घर आने वाले लोगों के नाम और गाड़ियों के नंबर शामिल थे। तारिक की सूची में ज्यादातर नाम आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के सिविल अधिकारी और खालिस्तानियों के थे। तारिक के अनुसार बीएन संधू नियमित रूप से खान के घर आया करता था और हर बार उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स के अलावा हरबख्श सिंह नाम का एक भारतीय भी होता था। इसके अलावा तारिक नारायणन और क्लार्क को यह भी बताता है कि संधू और हरबख्श अगले महीने यानी कि फरवरी में एक बार फिर इस्लामाबाद जाने वाले हैं। तारिक द्वारा दी गई ये जानकारी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि 24 कैरेट का गोल्ड थी। जिंदल इस बात को जानते थे और इसीलिए वो अपनी लंदन टीम को शाबाशी देते हुए कहते हैं, नारायणन, तुम और क्लार्क बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। कोशिश करके देखो कि तुम्हारा एसेट खान के घर आने वाले भारतीय लोगों की फोटो हमें दे सकता है या नहीं, और अगर वो किसी तरह खान से मिलने वाले आईएसआई और पाक आर्मी के ऑफिसर्स की फोटोज खींचकर हमें दे दे, फिर तो मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्त। सर, वैसे मुझे अभी तारिक पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देख लेता हूं। इस बातचीत के कुछ दिन बाद नारायणन जिंदल को बताते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी तारिक ने फोटो खींचने से तो साफ मना कर दिया, लेकिन $5,000 के बदले उसने खान के घर आने वाली कई दर्जन चिट्ठियां उन तक जरूर पहुंचा दी। इनमें से ज्यादातर लिफाफे तो अलग अलग कार्यक्रमों और समारोह के आमंत्रण थे, लेकिन एक लिफाफे के अंदर अब्दुल खान की बैंक स्टेटमेंट थी। इस बैंक स्टेटमेंट का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि पिछले काफी समय से अब्दुल खान संधू और हरबख्श के अकाउंट्स में हर महीने पैसे जमा करवा रहा है।
तारिक को ग्रूम करने के साथ साथ नारायणन और क्लार्क अपने प्लान बी पर काम करना भी शुरू कर देते हैं। प्लान जिसके तहत अब संधू के नेटवर्क के अंदर सेंध लगाई जानी थी। काफी सोच विचार करने के बाद नारायणन इस प्लान के लिए संधू के करीबी हरबख्श सिंह के चचेरे भाई अमरजीत को मार्क कर लेते हैं। हरबख्श की ही तरह अमरजीत भी एक खालिस्तानी था। वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से लंदन आया था और आजकल ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक आश्रय प्राप्त करने के प्रयासों में लगा हुआ था। मार्च 1985 में एक दोपहर अपने हाथों में असाइलम की एप्लीकेशन ली अमरजीत सिंह लंदन के इमिग्रेशन ऑफिस में प्रवेश करता है, लेकिन अपने काउंटर पर जाने से पहले ही क्लार्क ली से टकरा जाता है। अमरजीत से टकरा क्लार्क ऐसा दर्शाते हैं जैसे उनकी ये मुलाकात मात्र एक संयोग हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछले कई दिनों से क्लार्क ने अमरजीत के ऊपर नजरें गड़ाई हुई थी और वो जानते थे कि आज की दोपहर वो यहाँ आने वाला है। क्या बात है सर, आप काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इमिग्रेशन ऑफिस में ही काम करने वाले क्लार्क ली से सुन अमरजीत कहता है, सर जी मैं कब से असाइलम के लिए यहाँ चक्कर काट रहा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, आइए मेरे साथ आइए। ये कहते हुए क्लार्क अमरजीत के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और उसे दूसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में ले जाते हैं जहां नारायणन पहले से बैठे हुए थे। अंदर घुसते ही इधर क्लार्क अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हैं और उधर नारायणन अमरजीत की गर्दन पकड़ उसका मुंह टेबल पर गाड़ देते हैं। मादर तू वहां पंजाब में 4 पुलिस वालों को मार के भागा हुआ है और यहाँ एप्लीकेशन में लिखता है कि भारत सरकार तेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, तेरी जान को वहां पे खतरा है। रुक जा साले, मैं बताता हूं कि जान को खतरा होता क्या है। यहाँ क्लार्क और नारायणन अमरजीत के साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। जब अमरजीत बहुत बुरी तरह डर चुका होता है तब क्लार्क नारायणन को ऑफिस से बाहर जाने को कहते हैं। देखो अमरजीत, ये इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और तुम्हें अभी के अभी गायब कर देना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श के खिलाफ हमारी मदद करो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ और यहाँ असाइलम दिलवाने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सर मेरी फैमिली अभी भी वहाँ पंजाब में ही है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन्हें यहाँ लाके बस अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है अमरजीत, अगर बात तुम्हारे बच्चों की है तो मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा, लेकिन मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। सर अब वो हरबख्श नहीं रहा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था। पाकिस्तान से आने के बाद वो पूरी तरह बदल चुका है। जब से वो वापस लौटा है उसके घर पे हर समय पाकिस्तानियों का ही तांता लगा रहता है। वो सारे उसके साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। वो अंदर क्या बातें करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन लोगों से बहुत ही गंदी फीलिंग आती है। क्लार्क ली से बात करते हुए अमरजीत फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। साहब मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं हरबख्श की बातों में आके खालिस्तान के चक्कर में पड़ गया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं साहब, मुझे उसके चंगुल से बचा लो। अमरजीत से सहानुभूति जताते हुए क्लार्क उससे कहते हैं, तुमने कभी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो जरूर भारत के खिलाफ ही कुछ प्लान कर रहा होगा ना। साहब जरा मेरी हालत तो देखिए, मैं तो एक एक दाने के लिए हरबख्श का मोहताज हूं। मैं उसके सामने आवाज कैसे उठा सकता हूं साहब? चिंता मत करो, अब तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम अपने भाई और पाकिस्तानियों के बीच होने वाली बातचीत को सुनने की कोशिश करना और अगर कुछ सुनाई दे तो मुझे तुरंत बताना। ये कहने के बाद क्लार्क अमरजीत को कुछ पैसे देते हैं और उसे ये मीटिंग गुप्त रखने का सख्त निर्देश देते हुए वहां से भेज देते हैं। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल लंदन टीम के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सोफी से मिले उन्हें 3 महीने हो चले थे। उसकी तरफ से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और यही बात उन्हें अब थोड़ा सा परेशान कर रही थी। ये वो समय था जब वियना अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर का थिएटर बना हुआ था। सीआईए और केजीबी एजेंट्स के बीच यहाँ दिन रात कबड्डी खेली जा रही थी और ऐसे माहौल में सोफी जैसा एक एसेट बहुत ही आराम से गायब हो सकता था। सोफी को ले एजेंट जिंदल परेशान तो चल रहे थे, लेकिन उसे फोन कर अपनी ये बेकरारी उसके सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में एक दिन सोफी उनसे कांटेक्ट कर ही लेती है।
इससे पहले कि तुम चिल्लाना शुरू करो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। क्या तुम वीकेंड पर यहाँ आ सकते हो? आ ही जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 6 अप्रैल के दिन एजेंट जिंदल और सोफी एक बार फिर वियना के कैफे आइडा में बैठे होते हैं और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सोफी हरप्रीत आहूजा तक पहुंचने की कहानी सुनाना शुरू करती है। जनवरी में जिंदल से मिलने के तुरंत बाद ही सोफी ने हरप्रीत को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ये खोज उसे ऑस्ट्रिया के कई शहरों से होते हुए अंत में इंसब्रक ले गई थी। इस शहर में कुछ दिन पूछताछ करने के बाद सोफी एक मामूली से भारतीय रेस्टोरेंट पहुंची थी, जहां हरप्रीत एक मैनेजर की नौकरी कर रहा था। हरप्रीत को इतनी दयनीय दशा में देख सोफी अवाक रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामाजिक मुद्दों को लेकर इतना ज्यादा सक्रिय रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक ऐसी गुमनामी की जिंदगी आखिर कैसे जी रहा है। हरप्रीत सिंह आहूजा भारतीय मूल का एक सिख युवक जिसने ऑस्ट्रिया आने से पहले कैलिफोर्निया में एक भारतीय व्यापारी के साथ 1 साल तक काम किया था। अवतार सेठी नाम का यह व्यापारी संधू के नेटवर्क को फाइनेंस करने का काम कर रहा था और पिछले काफी समय से जिंदल के रडार पर था। सेठी के साथ 1 साल काम करने के बाद एक दिन अचानक आहूजा कैलिफोर्निया से गायब हो गया था और तब से ही जिंदल उसे ट्रैक करने के प्रयास में लगे हुए थे। आज वियना के इस कैफे में बैठी सोफी जिंदल को बता रही थी कि कैसे उसने आहूजा को इंसब्रक के एक मामूली से रेस्टोरेंट में ढूंढ निकाला था। संजीव, उसकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उससे कहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाला एक भारतीय व्यापारी उसकी मदद कर सकता है और वो इस व्यापारी से मिलने के लिए तैयार भी हो गया है। यू आर जस्ट अमेजिंग सोफी। हम कल ही इंसब्रक के लिए निकलेंगे। मैं इस आदमी को दोबारा अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता। अगले दिन की दोपहर होते होते सोफी और जिंदल ट्रेन से इंसब्रक पहुंच जाते हैं और यहाँ के कैफे मुंदिंग में आहूजा का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कैफे में आहूजा की एंट्री होती है और वो जिंदल और सोफी के पास आकर बैठ जाता है। वैसे तो जिंदल के पास उसके लिए कई सवाल थे, लेकिन सबसे पहले वो ये जानना चाहते थे कि उसने अमेरिका में अपनी इतनी आलीशान जिंदगी को आखिर क्यों छोड़ दिया था। सर, वह अमेरिका में अपनी जिंदगी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिंदल को एक व्यापारी समझ रहा आहूजा कॉफी के कुछ घूंट भरने के बाद अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है। मैं तो वहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन जिन लोगों में सेठी का उठना बैठना था वो मुझे कतई पसंद नहीं थे। उनमें से ज्यादातर आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और खालिस्तानी आतंकी हुआ करते थे। अपना कॉफी का कप नीचे टेबल पर रखते हुए आहूजा बहुत ज्यादा भावुक आवाज में आगे कहता है, सर, वो अवतार सेठी पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच चुका है। वो आदमी एक गद्दार है और संधू के साथ मिलकर भारत के अंदर आतंक का व्यापार कर रहा है। सर, मैं भारत में कांग्रेस सरकार का कट्टर विरोधी हूँ, लेकिन एक देशद्रोही हरगिज नहीं हूँ। मैं सेठी जैसे घिनौने आदमी के साथ और काम नहीं कर सकता था और इसीलिए उसे बिना बताए एक दिन अचानक वहां से गायब हो गया था। एजेंट जिंदल को विश्वास हो जाता है कि हरप्रीत आहूजा सच बोल रहा है और संधू और सेठी के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल सटीक है। हरप्रीत, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं करता, बल्कि R&AW के लिए काम करता हूं। ये सुनते ही आहूजा बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और जैसे ही अपनी कुर्सी से उठने लगता है, सोफी उसका हाथ थाम उसे रोक लेती है। घबराओ मत हरप्रीत, इन्हें अपना दोस्त ही समझो। ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सोफी के बार बार आश्वासन देने पर हरप्रीत आहूजा एक बार फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। देखो हरप्रीत, हमारा काम हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है और अगर तुम चाहो तो इस काम में हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चुपचाप अपने रास्ते चले जाएंगे और तुम दोबारा कभी हमारी शक्ल नहीं देखोगे। कुछ घंटों के सोच विचार और एस्प्रेसो के कई शॉट्स लेने के बाद हरप्रीत आहूजा R&AW के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। अब हरप्रीत आहूजा को कैलिफोर्निया वापस जा अवतार सेठी के साथ एक बार फिर संपर्क कर उसका विश्वास जीतना था और सोफी को उसका हैंडलर बनने के साथ साथ उसकी फियांसे का रोल भी निभाना था।
उधर लंदन में एस्पियोनाज का ये मैच खेल रहे क्लार्क और नारायणन एक के बाद एक चौके छक्के मारने में लगे हुए थे। तारिक तो इन एजेंट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ ही था, लेकिन अब अमरजीत भी हरबख्श की गतिविधियों के ऊपर जानकारी देना शुरू कर चुका था। उसने अपने भाई के आईएसआई हैंडलर का नाम क्लार्क को दे दिया था। आईएसआई का वरिष्ठ ऑफिसर पाकिस्तान एम्बेसी में एक डिप्लोमेटिक कवर में पोस्टेड था और काफी समय से हरबख्श को भारत के अंदर आतंकी हमलों की लोकेशंस और प्लान्स देने का काम कर रहा था। जून का आगमन होते होते ऑपरेशन स्वदेश की टीम हरबख्श के ऊपर अच्छी खासी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर चुकी थी और अब एक्शन लेने का समय आ चुका था। कई हफ्तों तक सोच विचार करने के बाद जिंदल और भारद्वाज हरबख्श और उसके आईएसआई हैंडलर को एक्सपोज करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद जून 1985 में एक दिन हरबख्श और आईएसआई ऑफिसर के खिलाफ बनाई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बैकडोर चैनल्स के रास्ते उस समय के ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटन तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट की एक कॉपी नई दिल्ली में पोस्टेड अमेरिकन, कनेडियन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को भी भेज दी जाती हैं। वेल्डन जिंदल, हमारी रिपोर्ट को देख अंग्रेज बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। हरबख्श जल्द ही बेघर हो जाएगा और अब इसे इस दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई आश्रय नहीं देने वाला। भारद्वाज से सुसमाचार सुन जिंदल खुशी के मारे नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाती। इससे पहले कि ब्रिटिश सरकार हरबख्श के खिलाफ कार्यवाही कर पाती, वो और उसका आईएसआई हैंडलर लंदन से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। साफ था कि आईएसआई ने हरबख्श को लंदन से इवैक्यूएट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश अथॉरिटीज हरबख्श से आईएसआई और आतंकियों के रिश्तों के ऊपर सवाल पूछें। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान में एक्टिव भारद्वाज का एक एसेट उन्हें संदेश भेजता है कि हरबख्श अपने परिवार समेत इस्लामाबाद में सेटल हो चुका है। भारद्वाज को यह जानकारी मिलने के ठीक 2 महीने बाद अगस्त 1985 में एक दिन पाकिस्तान के N5 नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहा एक ट्रक हरबख्श की गाड़ी से टकरा जाता है। और भारत के खिलाफ आईएसआई के लिए काम करने वाला यह देशद्रोही हॉस्पिटल पहुंचने से काफी पहले ही दम तोड़ देता है। खान संधू नेक्सस की एक विकेट तो डाउन हो चुकी थी और अब अब्दुल खान, बीएन संधू और अवतार सेठी को भी क्लीन बोल्ड करने का समय आ चुका था। जिंदल को लग रहा था कि सेठी एक व्यापारी है और यदि एजेंसी उसके खिलाफ आवश्यक सबूत इकट्ठा कर ले तो डरा धमका के उसे अपने साथ मिलाया जा सकता है। लेकिन बात जहां तक संधू और खान की थी तो उनके लिए केवल एक ही रास्ता रह गया था, रास्ता जो सीधा नरक में जाकर मिलता है। अपने इस प्लान के साथ एजेंट जिंदल हरप्रीत आहूजा को फोन करते हैं, जो अब तक अवतार सेठी से संपर्क स्थापित कर चुका था और उससे मिलने के लिए कुछ दिन बाद सोफी के साथ कैलिफोर्निया निकलने वाला था। 12 अक्टूबर 1985 के दिन प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आहूजा और सोफी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। आज इन दोनों की सेठी से पहली मुलाकात होने वाली थी। उसके साथ अपने पुराने रिश्तों और वर्तमान स्थिति की दुहाई दे आहूजा को सेठी से काम मांगना था। सोफी आहूजा की मंगेतर बन उसके साथ यहाँ आई थी और उसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का प्रयोग कर सेठी को सही दिशा में गाइड करना था। सोफी और आहूजा के साथ हुई पहली मीटिंग में तो अवतार सेठी उन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन दोबारा मिलने का आश्वासन जरूर देता है। इस दौरान हरप्रीत आहूजा कैलिफोर्निया में अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता है, जिनमें सेठी का ड्राइवर पूरन सिंह भी शामिल था। पूरन आहूजा को बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा बीसीसीआई बैंक के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी की वजह से आजकल सेठी काफी ज्यादा टेंशन में है और भारत में आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए नए नए रास्तों की तलाश कर रहा है। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक था जिसकी स्थापना 1972 में आगा हसन अबेदी नाम के एक पाकिस्तानी बैंकर ने की थी। समय के साथ साथ ये बैंक काला पैसा सफेद करने के लिए दुनिया भर के आतंकियों और ड्रग लॉर्ड्स की पहली पसंद बन गया था और इसी के चलते अब अमेरिकन एजेंसीज के रडार पर था।
इस जानकारी से लैस सोफी और आहूजा सेठी से अपनी दूसरी मुलाकात करते हैं। इस मीटिंग में आहूजा सेठी को आश्वासन देता है कि वो ऑस्ट्रिया में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर आतंक की फाइनेंसिंग करने में उसकी काफी मदद कर सकता है। आहूजा के साथ साथ सोफी भी सेठी को अपने प्रभावशाली कॉन्टैक्ट्स का लालच देती है और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो एक बार फिर आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर देता है। इसके बाद अगले कई महीनों तक सोफी और आहूजा अवतार सेठी के बिजनेस और गतिविधियों के ऊपर जितनी हो सके उतनी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। सोफी और आहूजा को सेठी के साथ काम करते लगभग 4 महीने हो चले थे और जब जिंदल को विश्वास हो जाता है कि सेठी के खिलाफ पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा हो चुकी है तो वो उन दोनों से तुरंत कैलिफोर्निया छोड़ने को कहते हैं। अगले दिन सोफी और आहूजा सेठी से घूमने फिरने के लिए कुछ हफ्तों की छुट्टियां मांगते हैं और वो उनको छुट्टियां दे भी देता है। सेठी से आज्ञा मिलते ही सोफी और आहूजा सबसे पहली फ्लाइट पकड़ पेरिस के लिए निकल जाते हैं। मार्च 1986 में एक दिन अवतार सेठी सैन फ्रांसिस्को के अपने आलीशान ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में प्रवेश करती है। सर, आपसे कोई मिलने आया है, कह रहा है कि इंडियन एम्बेसी में काम करता है। ये सुन अवतार सेठी थोड़ा सा चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का उसके ऑफिस में आना जाना एक बहुत ही आम बात होती थी, लेकिन वो सभी डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी होते थे, भारतीय नहीं। ठीक है, उसको अंदर भेज दो। सेठी अपनी सेक्रेटरी से कहता है और ठीक 15 सेकंड बाद सूट बूट पहने 6.5 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी उसके ऑफिस में प्रवेश करता है और उसको अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। कहिए मिस्टर गुप्ता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए सेठी ये कहता है तो रंजन गुप्ता नाम का यह भारतीय डिप्लोमेट उत्तर देता है। मिस्टर सेठी, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि मैं आपके लिए और आपके साथ क्या क्या कर सकता हूं। ये सुन थोड़ा सा डर चुका सेठी इससे पहले कुछ बोल पाता मिस्टर गुप्ता आगे कहते हैं, नहीं मिस्टर सेठी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज तो आपका बहुत ही लकी दिन है। आज मैं आपका दोस्त जो बनकर आया हूं, लेकिन दोस्ती की ऑफर केवल कुछ ही घंटों के लिए वैलिड है। मार्च के महीने में एसी ऑफिस के अंदर बैठा सेठी पसीनों में नहाने लगता है और अपनी टाई की गांठ ढीली करते हुए कहता है, अरे सर, आप मुझसे चाहते क्या हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना। मिस्टर सेठी, हम आपके और संधू के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें पता है कि आप आईएसआई और अब्दुल खान के लिए क्या काम करते हो। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं और यहाँ की एनआरआई कम्युनिटी का एक इज्जतदार सदस्य भी। मैं दिन में न जाने कितने लोगों से मिलता हूं और इस संधू भी मुझे ऐसे ही कहीं टकरा गया होगा। बिलीव मी सर, मैं आईएसआई के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे ही सेठी ये कहता है, गुप्ता अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाल उसके सामने मेज पर पटक देते हैं। ये सेठी के पिछले कई महीनों के बैंक रिकॉर्ड्स थे, जिनमें उसके द्वारा संधू और अब्दुल खान के साथ की गई ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट किया गया था। अपने बैंक रिकॉर्ड्स एक अजनबी के हाथों में देख सेठी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, गुप्ता टेबल के ऊपर संधू और खान द्वारा उसको भेजी गई चिट्ठियों की फोटोकॉपीज भी दे मारते हैं। मिस्टर सेठी, मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूं, सो प्लीज डोंट इंसल्ट माई इंटेलिजेंस। आपके लिए यही अच्छा है कि आप सच बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लें। वैसे भी इतने सालों तक अपने देश से गद्दारी करना बहुत ही भारी काम है, क्यों, है ना? इस पॉइंट पर अवतार सेठी टूट जाता है और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। हाँ सर, हाँ, मैं खान और संधू के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ। आईएसआई ने संधू को भारत के अंदर आतंकी हमले करवाने के लिए भर्ती किया हुआ है सर। बुरी तरह टूट चुका सेठी तोते की तरह खान संधू नेक्सस का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद गुप्ता उसे सैन फ्रांसिस्को में स्थित R&AW के एक सेफ हाउस ले जाते हैं, जहां नारायणन पहले से ही मौजूद थे। इस सेफ हाउस में नारायणन सेठी को पूरे 6 घंटे इंटेरोगेट करते हैं और इन 6 घंटों के दौरान वो संधू खान नेक्सस में शामिल उन सभी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम बताता है जो संधू को इस्तेमाल कर भारत में आतंक का कैंसर फैला रहे थे।
इस शुरुआती पूछताछ के बाद आईएसआई की नजरों से बचाने के लिए सेठी को सबसे पहले ब्राजील ले जाया जाता है और फिर मोरक्को के रास्ते पेरिस, जहां एजेंट जिंदल बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। सेठी के पहुंचने से पहले ही भारद्वाज भी दिल्ली से पेरिस आ जाते हैं और फिर जिंदल और नारायणन के साथ मिल लगातार 2 दिनों तक उसके साथ पूछताछ करते हैं। सेठी खुलासा करता है कि इंडिया के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए लंदन स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में आईएसआई की एक स्पेशल डिटैचमेंट बनाई गई है, जिसमें आईएसआई के 6 सबसे शातिर और खतरनाक ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। खुद आईएसआई चीफ द्वारा चुने गए इन 6 ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टिव दिया गया था, भारत के अंदर आतंक के जाल को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। सेठी के अनुसार वर्तमान में महमूद नाम का एक आईएसआई ऑफिसर संदूर खान को हैंडल कर रहा था। आईएसआई की भारत विरोधी यूनिट के ऑफिसर्स के अलावा सेठी उन 27 लोगों के नाम और प्रोफाइल्स भी RNAW को देता है, जो भारत में रहकर संदू खान नेटवर्क के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहे थे। सेठी से जितनी हो सके उतनी जानकारी निकलवाने के बाद जिंदल उससे पूछते हैं, आईएसआई के इन कुत्तों की अगली चाल क्या है? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर सकता हूं। इसके बाद एजेंट जिंदल सेठी को एक बहुत छोटा सा टेप रिकॉर्डर दे जल्द से जल्द संदू खान नेटवर्क की अगली चाल पता लगाने को कहते हैं। पेरिस में हुई इन मीटिंग्स के कुछ दिन बाद सेठी द्वारा दिए गए उन 27 भारतीय लोगों की सूची उस समय के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव की टेबल पर पड़ी होती है। RNAW हेडक्वार्टर्स द्वारा भेजी गई सूची में वो नाम थे जो संदू खान नेटवर्क के इशारे पर भारत के अलग अलग शहरों से युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकी बना रहे थे। अप्रैल का अंत होते होते जिंदल को पता चलता है कि एक कोवर्ट ऑपरेशन कर इन 27 लोगों में से 18 को ऊपर भेजा जा चुका है और बाकी 9 को भी जल्द ही अपने साथियों के पास भेज दिया जाएगा। उधर जुलाई के पहले हफ्ते में अवतार सेठी अपने कहे अनुसार एजेंट जिंदल को एक ऑडियो टेप डिलीवर करता है। उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई इस टेप में संदू खान और आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स भारत में अपने ऑपरेशंस को एक बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने की बात कर रहे थे। लंदन में पोस्टेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक सीनियर ऑफिसर इस टेप में ये कहते हुए सुनाई दे रहा था, इस टाइम हिंदुस्तान की मुआशी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चोट करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला। अब इन छोटे मोटे हमलों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा और इसके लिए आप लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां करनी होंगी। वैसे जनरल साहब आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने आपका बजट भी काफ़ी बढ़ा दिया है। आप लोग जितनी ज़्यादा भर्तियाँ करेंगे आपका बैंक बैलेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। सेठी से मिली स्टेप और इंटेलिजेंस से लैस जिंदल इधर MI5 में अपने कुछ कॉन्टैक्ट से मुलाकात करते हैं और उधर भारद्वाज विदेशी धरती पर कुछ टारगेट्स का सफाया करने के लिए RNAW के उस समय के चीफ SC जोशी को मनाने में लग जाते हैं। जिंदल से मिले सबूतों के आधार पर अगस्त 1986 में ब्रिटिश सरकार पाकिस्तानी राजदूत को अपनी भारत विरोधी यूनिट बंद करने और इस यूनिट में काम करने वाले अंडरकवर ISI ऑफिसर्स को तुरंत यूके से तड़ी पार करने का आदेश दे देती है। ब्रिटिश सरकार का निर्णय भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और उन भारतीय नेताओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो RNAW के पर काट देना चाहते थे। तारिक अमरजीत और सेठी से मिले इंटेलिजेंस को आधार बनाते हुए राजीव गांधी भी उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से फोन पर बात करते हैं। थैचर गांधी को आश्वासन देती हैं कि यदि भारत द्वारा दिए गए सबूत पक्के हैं तो संधू के खिलाफ उचित कार्यवाही अवश्य की जाएगी। उधर भारद्वाज और जिंदल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस वादे से काफी खुश थे। वो जानते थे कि उनके द्वारा संधू के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ब्रिटिश एजेंसीज चाहकर भी इनमें कोई लूप होल्स नहीं ढूंढ पाएंगी। राजीव गांधी और थैचर के बीच हुई इस फोन कॉल के लगभग 3 महीने बाद एक दिन संधू के दरवाजे पर एक दस्तक होती है।
और जैसे ही उसका नौकर दरवाजा खोलता है, सर से पैर तक हथियारों से लदी स्कॉटलैंड यार्ड की एक SWAT टीम तूफान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है। अगले 3 दिनों के दौरान BN संधू समेत उसके 5 सबसे करीबी साथियों को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन गिरफ्तारियों के कुछ दिन बाद भारत सरकार एक आधिकारिक बयान जारी कर पाकिस्तान और उसके द्वारा लंदन से की जाने वाली आतंकी गतिविधियों की खुलकर आलोचना करती है। संधू खान नेक्सस के खिलाफ R&AW के ऑपरेशन स्वदेश ने लंदन में ISI के नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर कर दिया था, लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उसको हाथ लगाने से मना कर दिया था और वो अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों को फिर से जीवित करने के प्रयासों में लगा हुआ था। तारिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसे ये लगने लगा था कि संधू के जेल जाने के बाद R&AW उसका पीछा करना छोड़ चुकी है। खान ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश था कि R&AW का असली टारगेट संधू था, वो नहीं, और R&AW भी उसकी खुशफहमी को भंग नहीं करना चाहती थी। साल 1986 खत्म हो चुका था और 87 शुरू हुए भी लगभग 6 महीने हो चले थे। इसी दौरान जून के दूसरे हफ्ते में अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था और यहाँ बने अपने पुश्तैनी घर में रह रहा था। अभी 2 महीने पहले मार्च में हमीद गुल ISI का नया नवेला हेड बना था और खान को यहाँ उसी से मिलने के लिए बुलाया गया था। लंदन से ठीक उलट यहाँ लाहौर में खान की दिनचर्या बहुत ही हल्की फुल्की थी। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठकर सबसे पहले पास ही स्थित एक मस्जिद जाता और यहाँ नमाज अदा करने के बाद 5:40 5:50 तक बाहर आ जाया करता। इसके बाद वो एक स्थानीय पार्क में थोड़ी देर वॉक करता और फिर एक ठेली वाले से कुछ फल खरीदने के बाद 6:30 बजे तक अपने घर वापस लौट आता। जून 1987 में एक दिन ये सारे काम करने के बाद अब्दुल खान अपने घर वापस लौट रहा होता है और घर के बाहर पहुंच वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, उसके पीछे से पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी पहने 2 आदमी प्रकट होते हैं। अरे भाईजान, आप वो लंदन वाले अब्दुल खान है ना? खान को सलाम करने के बाद इनमें से एक रेंजर ये कहता है तो थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद वो उत्तर देता है, जी हाँ, मैं ही अब्दुल खान हूँ, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। भाईजान, आपके बारे में बहुत सुना है, बस एक बार आपसे मिलने की तमन्ना थी। वो आपके नेक कामों से खुश होकर भारतीय हुकूमत ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, ये दोनों रेंजर्स अपनी कमर से एक एक पिस्तौल निकालते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ लोहा बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुन लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं तो ये दोनों बिजली की फुर्ती से पास ही खड़ी अपनी यामाहा मोटरसाइकिल पर बैठ यहाँ से निकल जाते हैं। कोई 15 मिनट बाद एक सुनसान जगह पर खड़े ऑटो के पास रुकते हैं, अपनी वर्दी उतार सादे कपड़े पहनते हैं और फिर बाइक और वर्दी दोनों को आग लगा ऑटो में बैठ लाहौर की सड़कों में खो जाते हैं। सालों से भारत के अंदर आतंक का तांडव करवा रहे अब्दुल खान को ये 2 अनजान लोग कुल 9 गोलियां मारते हैं, जिनमें से 6 उसके सर में लगती हैं और 3 गर्दन के आर पार निकल जाती हैं। भारत के अंदर हिंसा का नंगा नाच करवा के तमाशा देखने वाला अब्दुल खान जमीन पर गिरने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में लाहौर पुलिस कहती है कि यह मामला बिजनेस से जुड़ी एक बहुत पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी का है और उन्होंने 2 अज्ञात आदमियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर लाहौर प्रशासन ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था जैसे बिल्कुल रूटीन सा मैटर हो, लेकिन उधर 400 किलोमीटर दूर ISI हेडक्वार्टर्स में एक भूचाल सा आ गया था। ISI के हेडक्वार्टर्स में बैठने वाले एक ऑफिसर से लेकर चपरासी तक हर आदमी अपने अंदर आज एक दहशत महसूस कर रहा था। उन्हें पता था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर के अंदर घुस के उनकी नाक के ठीक नीचे उनके सबसे लाडले गुर्गे को दिन दहाड़े ठोक चुकी है।
कुछ दिन बाद अनुज भारद्वाज को अपने एक पाकिस्तानी एसेट से जानकारी मिलती है कि लाहौर में हुए अब्दुल खान के अंतिम संस्कार में कई बड़े लोगों ने हिस्सा लिया और उसके ताबूत पर रखे फूलों में एक गुलदस्ता आईएसआई के चीफ हमीद गुल का भी था। RNAW हेडक्वार्टर्स में आज खुशी का माहौल था। जब से ऑपरेशन स्वदेश शुरू हुआ था, ऐसे बहुत ही कम अवसर आए थे जब RNAW के ये एजेंट्स एक साथ एक छत के नीचे आराम से बैठे हों, लेकिन आज वो मौका आ जाता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर अनुज भारद्वाज, एजेंट संजीव जिंदल और एजेंट मोहन नारायणन सब एक साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और पिछले 2.5 साल में पहली बार ये तीनों अपने काम को छोड़ बाकी सारी बातें कर रहे थे। नारायणन लंदन से अपने साथ सिंगल मॉल्ट विस्की की 25 साल पुरानी 2 बॉटल्स लेकर आए थे और इनको खोलने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। हर प्रकार की टेंशन से फ्री RNAW के ये देशभक्त जासूस आज विस्की के पैग लगाते हुए एक दूसरे की खूब टांग खींच रहे थे, जी खोल के हंसी मजाक कर रहे थे। जिंदल भी आज काफी समय बाद जी भर के शराब पीते हैं और ठीक ठाक सा नशा होते ही उन्हें सोफी की याद आने लगती है। ऑस्ट्रियन मूल की एक RNAW एसेट जो आज यहाँ ऑपरेशन स्वदेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद तो नहीं थी, लेकिन इस कमरे में मौजूद हर आदमी को यह बात अच्छे से पता थी कि उसके योगदान के बिना इस ऑपरेशन को अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। आज से 2.5 साल पहले वियना के उस कैफे में सोफी ने जिंदल को अपना पर्सनल फोन नंबर दिया था और आज पहली बार वो इस नंबर पर कॉल कर ही लेते हैं। कई घंटियां जाने के बाद सोफी फोन उठाती है तो अपनी आवाज में आभार लिए जिंदल उससे कहते हैं, सोफी एक बात जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया, वो ये है कि आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ऑस्ट्रिया के उस ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें बिना कुछ बोले गायब हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई खतरा बन गई थी, बल्कि मेरे अंदर तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरे साथ काम करते करते तुम मुझे पसंद करने लगी थी। तुम्हारा वो आकर्षण एक तरफा नहीं था सोफी। तुम भी जानती हो कि हमारे काम में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर उस दिन मैं तुम्हें बाय कहने के लिए रुक जाता तो शायद अपने देश के लिए वो कभी नहीं कर पाता जो आज मैंने कर दिखाया है। इतने सालों में आज पहली बार जिंदल के मुंह से इस प्रकार के भावुक शब्द सुन थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सोफी कहती है, मिस्टर बॉन्ड तुमने बहुत शराब पी ली है, जाओ अब जाके सो जाओ, कल बात करेंगे।